हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ध्यान द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और यह टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसमें हम लोग ये टेस्ट नंबर 5 है। इसमें बेसिकली एक टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जा रहा है। एक पार्ट में या एक वीडियोज में 70 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं इन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा और यह प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसमें जो है बेसिकली केवल क्वेश्चंस ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके पीछे एक रीज़न है और वो ये है कि आप अगर आंसर रहेगा तो आंसर देख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार जो है वीडियो में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद फिर आपको केवल क्वेश्चन फॉर्म में केवल क्वेश्चन जब मिलेंगे उसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे एक आइडिया लगेगा कि आप लोग वीडियो कितने अच्छे से देखे हैं, कितने अच्छे से वीडियोज़ में क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो आप लोग 2 से 3 बार अगर ऐसा करते हैं तो मान कर चलिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी शाहजानंद द्वारा, एन जी रंगा, पट्टाभी सीतारामैया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का जो अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसके जो महासचिव थे वो एन जी रंगा थे। इसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव थे एन जी रंगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहीं से भी बने, एन जी रंगा जो है इसके महासचिव थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का गठन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह कब किया गया था? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में और साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4-1-3-2, 4-1-3-2, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंडियन फिलॉसफी अलेक्जेंडर डफ, द रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। इंडियन फिलॉसफी के लेखक अलेक्जेंडर डफ नहीं है। इंडियन फिलॉसफी की रचना डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और द रिडल्स इन हिंदुइज्म में बी आर अम्बेडकर और इंडियन फिलॉसफी की जो रचना है वह डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर डफ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह इंडिया एंड इंडियन मिशन है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया एंड इंडियन मिशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधार जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था इसको तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उसके प्रतिपादक। व्यय कर का प्रतिपादन एन केल्डॉर द्वारा किया गया था। जीरो बेस बजटिंग सिस्टम जो है इसका प्रतिपादन पीटर पायर ने किया था। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन एडोल्फ वैगनर ने किया था। टॉबिन टैक्स का प्रतिपादन जेम्स टॉबिन ने किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन एडोल्फ वैगनर द्वारा नहीं किया गया था। इसका जो प्रतिपादन है वह जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि अन्य जो सभी विकल्प हैं
वह सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात CRR, रेपो रेट, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता, ऋणदान PSL या खुले बाजार की क्रिया OMO। आपको बताना है कौन मात्रात्मक उपकरण नहीं है। यह RBI के उपकरण है और आपको बताना है कौन इसके अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। प्राथमिक क्षेत्र जो ऋणदान है यह आपके मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट रिजर्व रेशियो और खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी जो है मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आती हैं और किसके? RBI के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है, अधिक होता है, बराबर, या फिर बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, अधिप्राप्ति मूल्य क्या है? अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य होता है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा रबी या खरीफ फसल की बुआई के समय की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये वसूली, ये वसूली क्या होता है? वसूली मूल्य की जो घोषणा है वह बुआई के बाद कटाई के समय की जाती है। ठीक है, और यह हमेशा या तो MSP के बराबर होगा या MSP से अधिक होगा, लेकिन यह किसी भी कंडीशन में MSP से कम नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में GDP में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? मतलब अगर किसी देश की GDP अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से ही बढ़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीयक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है या फिर से जो योगदान है वह निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस SDG से है? SDG 4, SDG 12, SDG 11 या SDG 9? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SDG 12 से। SDG 4 में अगर हम बात करें, SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। SDG 12 जो जिसमें बात किया गया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। SDG 11 जो सस्टेनेबल एंड ये सस्टेनेबिलिटी और कंजम्पशन की बात करता है। ठीक है, और SDG 9 जो है यह इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करता है। ठीक है, SDG फर्स्ट में क्या कहा गया है? नो पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी है उसको समाप्त करना है। और SDG 2 में कहा गया है जीरो हंगर, जो भूखमरी है उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। SDG 3 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है। 4 में क्वालिटी एजुकेशन की। ठीक है, तो SDG से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप जो 17 गोल्स हैं इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुद्रा स्कीम का प्रारंभ कब किया गया था? 2014, 15, 16 या फिर 17? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, जिसके अंतर्गत उद्यमशीलता को फंडिंग, जो सूक्ष्म स्तर की उद्यमशीलता है, माइक्रो सूक्ष्म स्तर के, उन्हें फंडिंग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वो और ज़्यादा विकास कर पाएँ। और इसके अंतर्गत जो ऋण है उनकी 3 कैटेगरी की गई थी। ऋण को 3 भागों में बांटा गया था। एक शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में से बांटा गया था, जिसमें शिशु के अंतर्गत जो ऋण प्रदान करने की कैपेसिटी है वो कितनी थी? 50,000 तक। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी थी? 50,000 तक। ठीक है, और किशोर के अंतर्गत जो ऋण देने की बात की गई थी 50,000 से 5 लाख रुपए तक इसके अंतर्गत। ठीक है, इससे 5 लाख रुपए तक ऋण देने की बात की गई थी। और तरुण के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2015। अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध किससे है? पर्यावरण विनाश से, राज्यपाल की भूमिका से, डायरेक्ट टैक्स कोड से या फिर किसानों में आत्महत्या की समस्या से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट टैक्स से। इसका गठन किया गया था 2017 ईस्वी में। 2017 में इसका गठन किया गया था और यह कानून, जो आयकर कानून है, उनके स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड प्रतिस्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था और 2019 में इसके द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध डायरेक्ट टैक्स कोड से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
कुछ संगठन दिए गए हैं और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी। IFCI की स्थापना की गई थी 1948 में। IDFC की स्थापना 1996-97 में और ICICI की स्थापना 1995 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ICICI की जो स्थापना है वह 1995 में नहीं 1955 में की गई थी। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। बैंकिंग के संदर्भ में लैब का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, लेजर अकाउंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया बैंक। और इसकी जो स्थापना की गई थी या इसका जो प्रावधान किया गया था 1996-97 में इसका प्रावधान किया गया था, फिर से इसका गठन किया गया था। ठीक है, किसका? लोकल एरिया बैंक का। और 2014 में नचिकेत मोर समिति ने एक सुझाव दिया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए लैब का विस्तार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? नचिकेत मोर समिति द्वारा 2014 में सुझाव दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्गसन मापदंड का संबंध किससे है? श्रम अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र से, विकास अर्थशास्त्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण अर्थशास्त्र। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, प्रोफेसर ए बार्गसन ने सर्वप्रथम अपने एक लेख द रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सामाजिक कल्याण का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका संबंध किससे है? कल्याण अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक शाख नियंत्रण, परिमाणात्मक शाख नियंत्रण, खुले बाजार की क्रिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणात्मक शाख नियंत्रण। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल तथा सीमेंट। आपको बताना है भारत में किन्हें कोर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है, कि भारत में किसे कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। भारत में टोटल 8 ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें कोर क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात ये 8 ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एक रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन इन 8 में शामिल नहीं है। 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या केवल 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसायन इसमें शामिल नहीं है। अगर भारत में 8 जो कोर सेक्टर हैं उसमें अगर हम बात करें कि किन वस्तुओं को रखा गया है, तो उसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। इन्हें जो है भारत में कोर सेक्टर के अंतर्गत या कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदरक, लीली, हल्दी, प्याज। आपको बताना है कौन रूपांतरित तने का उदाहरण है? 1, 4, 3, 4, 1, 3 या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अदरक, लीली, हल्दी और प्याज ये सभी रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा स्पाइरोगारा, ब्रायोफाइटा मॉस, टेरिडोफाइटा फर्न। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है? 1, 3, 2, 3, 1, 2 या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन द्वारा की गई थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन द्वारा की गई थी 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। और इसे कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम जो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे? राइबोसोम्स को। और केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, और इसकी खोज कब की गई थी? 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला जो एंटासिड है वह क्या होता है या फिर उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम एल्बा, फियोन, जिंक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम एल्बा। देखिए, इनो के नाम से बिकने वाला जो एंटासिड है उसमें मैग्नीशियम एल्बा होता है, और इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस इंटू
MgCO3 इंटू 3H2 यह इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह पेट की अम्लता और जो गैस होते हैं उसे दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम एल्बा। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है एक प्रोटोजोआ द्वारा, एक कवक द्वारा, एक शैवाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ द्वारा। और इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक सीसी नामक मक्खी होती है। ठीक है, सीसी मक्खी जो है वह इसकी वाहक होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? पराश्रव्य तरंगे, एक्सरे, अवरक्त या फिर दृश्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरे किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है वह सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला या फिर बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और कास्टिक आपका जो वॉशिंग सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोपीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या फिर से पॉलीप्रोपाइलिन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप देखे होंगे कि जो कढ़ाई वगैरह कुकर जो आते हैं जो नीचे काले कलर की कलाई की जाती है और उसके रूप में जो है या कह सकते हैं कि उसे पोतने के लिए उसे लगाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ये क्या है कि उस पर जो है कोई भी पदार्थ जैसे तेल वगैरह हो गया या फिर से और कुछ जो है चिपकता नहीं है, जिस कारण जो है उस पर लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से इसे जाना जाता है। मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का उपयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। और हृदय की जो विकृतियां हैं, हृदय में जो कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग भोपाल। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है वह नई दिल्ली में नहीं देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कलाई की अस्थि को कार्पल्स कहा जाता है। उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कांड्रियम झिल्ली कहा जाता है और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कार्डियम नहीं कहा जाता है। उपास्थि के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, जबकि कलाई की अस्थि को जोड़ने वाले या कलाई की अस्थि के चारों ओर पाई जाने वाली कलाई की अस्थि को कार्पल्स कहा जाता है और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, शरीर के ताप को बनाए रखना या फिर वसाओं का इमल्सीकरण करना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वसाओं का इमल्सीकरण करना। यह यकृत का कार्य नहीं है। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन भी यकृत से ही होता है जो रक्त का थक्का जमने या थक्का बनने के लिए ब्लड क्लोथिंग में मदद करती है।
और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत से ही होता है। और यह क्या करता है, यह शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने में जमने से रोकता है। ठीक है, तो हिपैरिन क्या है, हिपैरिन जो है शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन, जब कहीं चोट लगती है और ब्लड रिसने लगता है, खून बहने लगता है, तो उसे जमने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन शरीर के बाहर खून को जमाता है और हिपैरिन शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। और इन दोनों का जो स्त्रावण है वह यकृत से ही होता है। ठीक है, और वसाओं का जो इमल्सीकरण है वह पित्तरस द्वारा, जो पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है उसके द्वारा होता है। ठीक है, पित्त जो पीले रंग का होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जठर रस में नहीं पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ट्रिप्सिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। अमाशय से जठर रस का स्त्राव होता है और यह एक पाचक रस है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अग्नाशय से निकलने वाले जो अग्नाशयी रस होता है, उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक जो एंजाइम है वह पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, और अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, यह आरएनए में पाया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर, मतलब कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। जीन जो जोहानसन ने इसकी खोज जो है 1909 ईस्वी में की थी और इसे जीन नाम से संबोधित किया था। ठीक है, या जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। और यह अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई होती है। और डीएनए का छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होता है उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, तो आरएनए नहीं, डीएनए में यह पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपके ये क्या कहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो 5 आएगा। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर क्या कह रहा है कि पूर्व की तरफ जाता है, फिर 5 किलोमीटर वह दक्षिण की तरफ चला जाता है, फिर पुनः पूर्व की ओर तरफ जाता है 2 किलोमीटर, और अंतिम रूप से 9 किलोमीटर वो चलता है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 हो जाएगा, ये और 9 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि वो अपने अंतिम जो स्टार्टिंग उसका पॉइंट था उसे से उसकी दूरी कितनी है। तो इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से वो सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल इसकी लंबाई 3 हो जाएगी। ये 9 है टोटल और ये 5 है, तो इसके ऊपर हमें काउंट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको आप वो करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 25 होगा। और इसको जब कोष्ठक से इससे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका सही आंसर बी। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, और इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। ठीक, 104, क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर है वो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 106 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3, 5, 1, 4, 2। 108 का सही आंसर है ए, 108 का ए है। 109 का जो है डी हो जाएगा। 110 का हो जाएगा डी, 110 का हो जाएगा डी। 111 का जो है वह बी हो जाएगा। और 112, क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो भी आपका डी हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर है बी, 120। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसका मुख्य जो कार्य होता है
इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, उसकी स्थिरता को बनाए रखना, नियामक और उसके समन्वय को बढ़ावा देना, यह जो है इसका कार्य होता है। और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा स्थापना, ठीक है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में किया गया था। डब्ल्यू रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? 5, 4, 3 या फिर 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 चरणों में बांटा था। और इन 5 चरणों में कौन कौन सा आता है? पारंपरिक समाज, आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, और फिर आता है उच्च जन उपभोग की अवस्था। और रोस्टो के अनुसार इनका मानना है कि भारत 1952 में तीसरी अवस्था में पहुंच गया था। तीसरी अवस्था में मतलब भारत जो है 1952 में आत्मस्फूर्त की अवस्था में पहुंच गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मीठी क्रांति का शुभारंभ किया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। पूसा रूबी निम्न में से किस एक की किस्म है? टमाटर, आलू, गोभी या फिर भिंडी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टमाटर की किस्म है पूसा रबी। इसके अन्य किस्मों में अर्का विकास है और उसके साथ साथ पूसा अर्ली डवार्फ है, ठीक है। अन्य में हो जाएगा आपका पूसा अर्ली डवार्फ। ये भी क्या है? ये भी जो है टमाटर की किस्म है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.2% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि देखी गई है वह गौतम बुद्ध नगर जिला में देखी गई है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, दूसरी या फिर 5वीं? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका जो है स्थापना किया गया था भारतीय खाद्य निगम की। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन है वो 1961 से लेकर के 1966 तक था और 1965 में इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? गन्ना, तंबाकू, रबड़ या फिर सोयाबीन? सोयाबीन नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना, तंबाकू और रबड़ यह क्या है? यह नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बाल सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जयपुर, पुणे, जबलपुर या फिर कानपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन है जयपुर में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करूणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालना, तुर्की में आए भूकंप हेतु सहायता भेजना, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करना या नेपाल में बाढ़ सहायक कार्य करना? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था उससे प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करूणा चलाया गया था मई 2023 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही है। मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, माली या फिर मोरक्को? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, जिसका नाम कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू था। पनडुब्बी बागसीर या बागसीर नहीं, बागसीर है, बागसीर है। पनडुब्बी बागसीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका जो निर्माण है वह मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, कोई गलत नहीं है। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में, मुंबई भारत में, हैम्बर्ग जर्मनी में या फिर ओटावा कनाडा में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हैम्बर्ग जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत को संपूर्ण विश्व में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया था।
ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोजन हुआ था हैम्बर्ग जर्मनी में, और इसमें भारत को संपूर्ण विश्व में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया था। ऑप्शन सी सही है। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? रेसेप तैयप एर्दोगान जो हैं यह नवनिर्वाचित हुए हैं। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। और इसकी अगर हम बात करें तो यह नोएडा फिल्म सिटी और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलाया जाएगा। कहाँ से? नोएडा फिल्म सिटी से लेकर के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलाया जाएगा पॉड टैक्सी, उत्तर प्रदेश में। मई 2023 में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव? इसका सही आंसर ऑप्शन है म्यांमार में। और म्यांमार में इसका जो विकास किया गया सितवे बंदरगाह का, वह कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके तहत सितवे बंदरगाह का विकास किया गया है म्यांमार में, और म्यांमार के यह रखाइन प्रांत में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ही सही है। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभारंभ किया गया था, और इसका शुभंकर क्या था? जीतू, पांडा, मयूर या फिर मोती? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीतू। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को दिया गया, जिसके लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 है वह शेल्टर पुस्तक को दिया गया, टाइम शेल्टर पुस्तक को। इसके लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, जिनका संबंध बुल्गारिया से है। या कहाँ के निवासी हैं? बुल्गारिया के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो है बुल्गारिया के निवासी हैं। मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मीट 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2023 में भारत की जो विकास दर है वह 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, UNDP द्वारा या फिर से विश्व आर्थिक मंच द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? द्वारका गुजरात में, मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में या मुंबई महाराष्ट्र में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द्वारका गुजरात में। मई 2023 में G7 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? क्यूबेक सिटी कनाडा, हिरोशिमा जापान, स्लास एल्माउ इटली, ताओरमीना फ्रांस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हिरोशिमा जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया गया था? विद्या बालन को, आलिया भट्ट को, अनुष्का शर्मा को या फिर दीपिका पादुकोण को? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण को। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? विजया, सारा, सुबा या फिर बुसरा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसका नाम है सारा। मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, ईरान या फिर इराक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईरान द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, और इसकी जो मारक क्षमता है वह कितनी है? 2000 है, 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 239AA, अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 253? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 239AA। और इसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 1991 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसी? अनुच्छेद 239AA को। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? बांग्लादेश सऊदी अरब, बांग्लादेश अमेरिका, बांग्लादेश श्रीलंका या फिर बांग्लादेश और भारत? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का
संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा, यह नौसैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन यूके, न्यूयॉर्क अमेरिका, दुबई यूएई, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है लंदन यूके में इसका आयोजन किया गया था ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी यह 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।